चलिए तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर से। तो निकालिए 21M1। 21M1 से आज हमें स्टार्ट करना है और डेफिनेशन M1 हमें बताती है लैंड रेवेन्यू। सेक्शन वाइज करना है इस डेफिनेशन को। आपको लैंड रेवेन्यू की डेफिनेशन दे रखी है 21M1। अब बात ये आती है कि लैंड रेवेन्यू होता क्या है, यानी कि भू राजस्व। सिंपल सी बात है, इस कोड को हमने क्यों बनाया, इस संहिता को हमने क्यों बनाया। मैंने आपको बताया था, बहुत बेसिक चीज़ थी कि हमें जो लोग थे जो कृषि कर रहे हैं, जो भूमि को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, सारी लैंड जो है गवर्नमेंट की है। ऐसा एक सेक्शन हमें बताएगा, सेक्शन 57 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार निकाल के देखिए सेक्शन 57 क्या ऐसा बोलता है। सेक्शन 57 में आपको ऐसा मिलेगा कि सारी भूमि जो है वो राज्य सरकार की है। सेक्शन 57 हमें इस बारे में प्रोविजन करता है कि जितनी भी लैंड है, पूरे मध्य प्रदेश की बात की है, पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी लैंड है वो सारी लैंड स्टेट गवर्नमेंट की है। भले ही आप उसके ऑनर हैं, आप कुछ भी करते हैं, तब भी वो सारी लैंड किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। एक तरीके से आपने स्टेट गवर्नमेंट से उसको किसी भी तरीके से रेंट पे ले रखा है, ऐसा आप समझ के कार्रवाई करते हैं। भले ही आप ऑनर हैं, उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स किससे कितना क्या लिया जाएगा, वो टैक्स किस तरीके से लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। लैंड को उपयोग करने के बदले में जो भी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट आपसे लेती है वो क्या कहलाता है, वो लैंड रेवेन्यू कहलाता है। अब वो किस तरीके से हो सकता है, वो धन के रूप में भी हो सकता है, वो कोई वस्तु के रूप में भी हो सकता है, प्रीमियम के रूप में हो सकता है, लगान के रूप में हो सकता है, पट्टा धन के रूप में हो सकता है, प्रमुक्ति भाटक के रूप में हो सकता है, या अन्य और भी कोई तरीका हो सकता है। उस तरीके से आपसे कोई भी चीज़ ली जाती है किसी भूमि को उपयोग करने के बदले में, जो स्टेट गवर्नमेंट आपसे लेती है वो क्या कहलाता है, लैंड रेवेन्यू कहलाता है। ऐसी ही डेफिनेशन हमें इसके अंदर दे रखी है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप अपने दिमाग में इस चीज़ को आराम से बैठा सकते हैं, रख सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू क्या कहलाता है। लैंड रेवेन्यू वो चीज़ जो किसी भूमि को स्टेट गवर्नमेंट के लेने के बाद उसको उपयोग करने के बदले में आपको देना पड़ती है, वो क्या कहलाती है, लैंड रेवेन्यू कहलाती है। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे पैसे के रूप में, चाहे वस्तु के रूप में, चाहे किसी और तरीके से भी, तो वो सब भी क्या कहलाएगा, लैंड रेवेन्यू कहलाएगा। तो 21M1 वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज कीजिए। और मेंस के पर्पज़ से इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। मेंस के पर्पज़ से कैसे, कि आपसे पूछी जाएगी शॉर्ट नोट में कि डेफिनेशन क्लॉज पूछ लेते हैं, 3 डेफिनेशन दे दी, तीनों डेफिनेशन की डेफिनेशन बताइए। तो ऐसे आपसे पूछी जा सकती है 21M1। 21M1 देखिए मैं रीड करता हूँ। 21M1 बताता है भू राजस्व से अभिप्रेत है धारित भूमि के लिए राज्य सरकार को दे समस्त धन, और इसमें सम्मिलित हैं प्रीमियम, लगान, पट्टा धन, प्रमुक्ति वाटक या इन अभिव्यक्तियों से कोई अन्य सजाती रूप। यानी कि इसी भी तरीके का कोई और भी तरीके से हमने आपको कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, उसके बदले में हम आपसे पैसा लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, लैंड रेवेन्यू कहलाएगा। सेक्शन 57 जो हमने इसके संबंध में पढ़ा, वो सेक्शन 57 आपको हमेशा याद रखना है। और ये जो वो रूल बताता है कि सारी भूमि स्टेट गवर्नमेंट की है, और ये रूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको मैं अभी का एक वाक्य बताता हूँ। जब मैं LLM कर रहा था, तो LLM में एक इंटरव्यू था मेरा। इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया क्वेश्चन, सब्जेक्ट कुछ अलग ही था। वो सब्जेक्ट लैंड रेवेन्यू से कोई संबंधित ही नहीं है, उससे कुछ भी उसका कोई लेना देना ही था उस सब्जेक्ट का। लेकिन इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया, बताइए समस्त भूमि राज्य सरकार की होती है, इसे कहाँ दे रखा है। तो मैंने बताया सेक्शन 57 MPLRC हमें इसके बारे में प्रोविजन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। M1 में कोई क्वेश्चन है किसी का, एक बार रीड कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डेफिनेशन मिलती है विधि व्यवसायी, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर। तो लीगल प्रैक्टिशनर से क्या तात्पर्य है, तो विधि व्यवसायी सिंपल सी बात है, जिसको मध्य प्रदेश के कोर्ट्स में विधि व्यवसाय यानी कि लीगल प्रैक्टिस करने की जिसको परमिशन मिली होती है, वो सारे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, लीगल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, तो उनके संबंध में एक एक्ट का नाम आपको इसके अंदर दे रखा है कि विधि व्यवसाय अधिनियम 1879, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 के अकॉर्डिंग यदि आपको कोई परमिशन मिल रही है
मध्य प्रदेश के कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने की, या फिर और भी जो लॉ उसके संबंध में चलता है आज की डेट में, उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको परमिशन मिली है तो आप लीगल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। ऐसी डेफिनेशन हमें इसके अंदर मिलती है। तो देखिए, इसको भी सेक्शन वाइज आपको करना चाहिए। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है सेक्शन वाइज, या एक्ट का नाम पूछ सकते हैं, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, विधि व्यवसाय 2N को सेक्शन वाइज कीजिए। देखिए 2N बोलता है, विधि व्यवसाय से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 के अधीन या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मध्य प्रदेश के न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है। तो क्या कहलाएगा वो? लीगल प्रैक्टिशनर कहलाएगा, विधि व्यवसायी कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन निकालिए 210 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आम्रकुंज। दो डेफिनेशन आपको मिलेंगी, एक आम्रकुंज जिसको मैंगो ग्रुप बोलते हैं, और एक मिलेगी ऑर्चर्ड यानी कि 2P में, जिसको ऑर्चर्ड यानी कि फलोद्यान। ये दो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट हैं, यदि डेफिनेशन क्लॉज में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर ये दो डेफिनेशन आपको मिलती हैं। ये दो डेफिनेशन कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं। तो आपको 2O और 2P, मैंगो ग्रुप से नाम से आप O को याद रख सकते हैं, ऑर्चर्ड P में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए एक एक से हम समझते हैं पहले होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं आम्रकुंज के बारे में। हिंदी में यदि बात की जाए आम्रकुंज, आम्रकुंज का मतलब क्या है? आमों का बगीचा हम समझ सकते हैं, कुंज मतलब एक तरीके से गुच्छा। तो आमों का जो बगीचा होता है उसे आम्रकुंज कहते हैं। लेकिन किसको बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें बता रखा है कि यदि एक पर्टिकुलर लैंड पर आपने बहुत सारे आम के पेड़ लगाए, एक सारे लाइन में आपने बहुत सारे आम के पेड़ लगाए, और उस आम के पेड़ की वजह से उस भूमि का कोई और उपयोग नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ उस आम के लिए ही यूज होगा। यानी कि पेड़ बड़े हो गए तो आप उसमें और कोई खेती नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? आप उसकी बस खेती का क्या, आम जब आएंगे आम लेंगे, आम को बेचेंगे। इसी पर्पज से जो भूमि यूज होती है, जो एरिया होता है लैंड का, वो क्या कहलाता है? आम्रकुंज कहलाता है। यानी कि वृक्षारोपण से भिन्न कोई काम नहीं कर सकते आप उस पर। आप चाहें कि आप उस पर और कोई खेती कर लें, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं। मान चलिए 1 बीघा आपकी जगह है, आपने 50 आम के पेड़ लगा दिए उस पर पर्टिकुलर, बिल्कुल बिल्कुल बराबर दूरी पर, तो वो क्या कहलाएगा? आम का बगीचा जैसा होता है ना, आम ही आम लगे हैं, तो उसको हम आम्रकुंज कहते हैं। ऐसी ही डेफिनेशन हमें इसके अंदर दे रखी है। ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताई कि ऐसी कोई जगह है जिस पर आम के पेड़ इतनी मात्रा में लगे हैं जिसके वजह से उस भूमि का कोई और उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वो क्या कहलाती है? आम्रकुंज कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम रीड करते हैं 210 वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज कीजिए। मेंस के पर्पज से इस डेफिनेशन को याद रखिए, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। देखिए आम्रकुंज, आम्रकुंज से अभिप्रेत है आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उस भूमि का जिस पर वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रुक जाता है। एक तो डायरेक्टली रुक गया, दूसरी एक चीज़ और मिलेगी, या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर, यानी पूरे बड़े हो गए, तब यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या किसी ऐसे बड़े प्रभाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाता है। एक तो कंडीशन बनती है कि तुरंत, ये कंडीशन बनती है कि जैसे ही अभी तो पेड़ छोटे छोटे हैं, मान के चलिए आज आपने लगाया तो आम का पेड़ एक दिन में तो बड़ा होता नहीं है, 1-2 साल लगते हैं उसको बड़े होने में, तो 1-2 साल तक आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाद में नहीं कर सकते। जब बड़ा हो गया तो तब भी वो आम्रकुंज कहलाएगा, मैंगो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, एक बार 210 को डेफिनेशन को अच्छे से रीड कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल वही एरिया जिसमें से पाम आम के पेड़ लगे हैं और किसी और पर्पज से आप यूज नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सेम एनोलॉजी पे एक और डेफिनेशन हमें मिलती है जिससे वो बोलते हैं फलोद्यान। फलोद्यान मतलब ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड में वो डेफिनेशन दे रखी है, बिल्कुल सेम एनोलॉजी, बिल्कुल सेम।
इसका क्या बताया, आम्रकुंज में आम के पेड़ लगे होते हैं। फलोद्यान में ऐसी कोई भूमि जिस पर फल के पेड़ लगे हैं, फल का कोई बगीचा है, जैसे हम अमरूद के लगा दिए, पपीते के लगा दिए, अंगूर के लगा दिए, सिर्फ फल के पेड़ लगे हुए हैं, उसे हम फलोद्यान कहते हैं। एनालॉजी बिल्कुल सेम है। और उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर काम के लिए, वृक्षारोपण के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई खेती नहीं कर सकते उसके यहाँ। ना उसमें आप गेहूँ कर सकते, ना सरसों कर सकते, ना चना कर सकते, ना दाल कर सकते, कोई भी ऐसी कोई और खेती नहीं कर सकते। सिर्फ फल के रूप में ही उसका उपयोग होता है उस लैंड का, तो वो क्या कहलाएगा, वो फलोद्यान कहलाएगा। ऐसी डेफिनेशन हमें मिलती है 2(1)P में। 2(1)P को भी सेक्शन वाइज कीजिए, दोनों डेफिनेशन एक जैसी एनालॉजी पर हैं और मेंस के पर्पज से इस डेफिनेशन को भी आपको तैयार करना चाहिए। तो देखिए हम रीड करते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल सिंपल एनालॉजी है, सेम एनालॉजी है। देखिए 2(1)P फलोद्यान से अभिप्रेत है फल के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उस भूमि का जिस पर वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न उपयोग में लाया जाना रुक जाता है, या उन फलों के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, वो फलोद्यान कहलाता है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन 2(1)OA जिसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ये इस डेफिनेशन को हमने 2011 में इंसर्ट किया है इस एक्ट के अंदर, इससे पहले नहीं थी। मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है, जब भी कोई भूमि वगैरह होती है, कोई फसल होती है, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो जो मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स बता गए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया हो, या फिर उसका पुनरीक्षण करके 2000 में जो मूल्य बताए गए, नियम बताए गए 2000 में, उन रूल के अकॉर्डिंग कलेक्टर द्वारा बनाया गया, डिसाइड किया गया कोई भी ऐसा मूल्य है, वैल्यू है, वो क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू कहलाएगी। यानी सिंपल सी बात है, आप तो इतना सा याद रखिए, कलेक्टर के द्वारा डिसाइड की गई वैल्यू किसी भी चीज़ की, किसी भी फसल की, किसी भी लैंड की या किसी भी चीज़ की, वो क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू कहलाएगी। ऐसी डेफिनेशन हमें मिलती है 2(1)OA। 2(1)OA को सेक्शन वाइज कीजिए, ये पूछी जाती है डेफिनेशन। तो देखिए लास्ट, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट के एग्जामों में मैंने इसको देखा है, या तो CJK में या ADJ के एग्जाम में, इस डेफिनेशन को। तो देखिए 2(1)OA सेक्शन वाइज कीजिए, रीड करते हैं। बाजार मूल्य से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम 2000 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य। तो लैंड का मूल्य जो भी डिसाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर उद्देश्य एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा, बाजार मूल्य कहलाएगा। तो यार 11 में इस डेफिनेशन को इंसर्ट किया है, इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट बताता है हमें भूखंड संख्यांक यानी कि प्लॉट नंबर, जिसको हम प्लॉट नंबर बोलते हैं। भूखंड संख्यांक क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इस एक्ट में, इस कोड के अंदर हमने क्या किया, जो लैंड थी उसको डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर लैंड किसकी है, ये पर्टिकुलर एरिया है, ये किसके नाम पर है, उसके संबंध में जो नंबरिंग की हमने प्लॉट, उसको हम प्लॉट नंबर बोलते हैं, भूखंड संख्यांक बोलते हैं। भूखंड संख्यांक क्यों डाले, हमने बताया कि सिंपल सा, मैंने आपको उद्देश्य बताया कि भूमि को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने जब आबादी की डेफिनेशन पढ़ी तब मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमने उसको करते हैं। तो ऐसे ही जब कोई बड़ा पार्ट ऐसे लैंड का होता है, उसको हमने 50 लोगों में बताया, बांटा, तो 50 लोगों में से कौन सा पार्ट किसका है, तो हम उस पर नंबरिंग जो करेंगे, तो वो नंबरिंग जो करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लॉट नंबर, भूखंड संख्यांक। तो देखिए 2(1)Q में इसकी डेफिनेशन है, इसको भी सेक्शन वाइज कीजिए, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। 2(1)Q बोलता है प्लॉट नंबर यानी कि भूखंड संख्यांक से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन भूखंड संख्यांक के रूप में वर्णित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समुद्देश्य संख्यांक। एनी क्वेश्चन? चलिए
नेक्स्ट डेफिनेशन मिलती है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, यानी कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। 21R, 21R इसको भी सेक्शन वाइज कीजिए। ये बोलता है 21R रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से क्या तात्पर्य है। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति कौन कहलाएगा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट? वो व्यक्ति जिसको किसी ने अपनी ओर से कार्य करने के लिए, अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए, आवेदन करने के लिए या अन्य कोई भी कार्रवाई उसकी ओर से करने के लिए या तो लिखित प्राधिकार के द्वारा नियुक्त किया है या फिर मुख्तारनामे के द्वारा, इन दोनों के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया है तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहलाएगा। या तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से या रिटर्न डॉक्यूमेंट के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से आपने यदि किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है कि वो मेरी ओर से या तो मेरी ओर से किसी सब जगह उपस्थित हो, मेरी ओर से कोई एप्लीकेशन करे, कोई कार्रवाई करे, जितनी भी कार्रवाई मेरे अगेंस्ट में हो रही है उनका आप काम करेंगे मेरी ओर से, तो वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहलाएगा। ऐसा हमें 2R में डेफिनेशन मिलेगी। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, उसमें कॉलम 2 क्लॉज में उसको कन्वर्ट करके बताया गया है। तो देखिए 21R बोलता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता से संहिता के अधीन कार्रवाई के पक्षकार के संबंध में अभिप्रेत है। नंबर एक नंबर देखिए, वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने अपनी कार्रवाइयों में उसकी ओर से उपसंजात होने, आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिए मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत किया गया है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को अंडरलाइन कीजिए, मुख्तारनामे को अंडरलाइन कीजिए। मुख्तारनामा क्या होता है इसके बारे में हम समझ चुके हैं। लास्ट जब सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे उसमें हमने कई बार मैंने आपको बताया था मुख्तारनामा क्या होता है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने अपनी कार्रवाइयों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है, तो वो व्यक्ति भी क्या कहलाएगा? मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। एक बार रीड कीजिए 21R। एनी क्वेश्चन? चलिए, मुख्तारनामा क्या होता है एक बार हम फिर समझते हैं इसको। मुख्तारनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी आप हिंदी में वर्ड सुनेंगे ना मुख्तारनामा, तो आपको समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाह रहा है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी हम इंग्लिश वर्ड समझते हैं तो हमें समझ में आया था कि कोई व्यक्ति को हमने लीगली हायर किया है अपनी ओर से कार्य करने के लिए। तो मुख्तारनामा 2 टाइप के होते हैं। उर्दू में इसे हम इसको हम मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा खास ऐसा हम बोल सकते हैं। और मुख्तारनामा आम क्या होता है? मुख्तारनामा आम होता है हमने सारे कामों के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं, बहुत सारे कामों के लिए हमने किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं तो मुख्तारनामा आम बनाया जाता है। हम उसमें लिखते हैं, जब हम मुख्तारनामा बताते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, तो हम उसमें लिखते हैं मुख्तारनामा आम, यानी कि मेरी ओर से सारे काम करने के लिए। मुख्तारनामा खास, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक काम करने के लिए मैंने इस किसी को अपॉइंट किया, तो मुख्तारनामा खास कहलाता है। तो 2 टाइप के होते हैं। किसी व्यक्ति की ओर से लीगली कोई वर्क करने के लिए जब अपॉइंट किया जाता है तो मुख्तारनामा कहलाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 21R सेक्शन वाइज कीजिए। इसके बाद आता है 21S, इसको बोलते हैं क्षेत्र यानी कि रीजन। तो रीजन की डेफिनेशन 21S में दे रखी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी सेक्शन वाइज कीजिए। ये बोलता है कि क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र अभिप्रेत है। तो इसके संबंध में हमने 5 क्षेत्र बताए। मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने MPLR जब स्टार्ट किया तो हमने इसके बारे में समझा था कि मध्य प्रदेश बनने से पहले 5 क्षेत्रों में डिवाइडेड था। महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र और सिरोंज क्षेत्र। तो क्षेत्र का जब भी कोई वर्ड पूरी MPLRC में कहीं भी क्षेत्र वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब रहेगा 5 क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्षेत्र की डेफिनेशन एस में दे रखी है और ये आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, आपसे अलग करके पूछ सकते हैं। तो देखिए क्षेत्र से अभिप्रेत है यथास्थिति महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र या उनमें से कोई भी। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट हमें मिलता है टी, रेंट। रेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में लगान बोलते हैं, इंग्लिश में रेंट बोलते हैं।
इसको सेक्शन वाइज कीजिए। ये बोलता है रेंट। रेंट का क्या तात्पर्य है? रेंट का तात्पर्य है, दो पार्ट में हमने इसमें बता रखा है। जब कोई वस्तु, जब कोई भूमि के बदले में, उपयोग के बदले में, जब कोई चीज़ यदि पट्टेदार है तो अपने भूमि स्वामी को जो देता है भूमि को उपयोग करने के बदले में, उपभोग करने के बदले में, चाहे वो धन हो चाहे कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ दे सकता है। मान चलिए मैंने एक पर्टिकुलर कोई फैक्ट्री के लिए जगह दी, और एक फैक्ट्री में क्या बनता है, किताबें बनती हैं, कॉपी बनती है, एक तरीके से नोटबुक बनती है। तो मैंने बोला मैं आपसे कोई किराया नहीं लूँगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने मुझे 500 रजिस्टर फ्री में देना पड़ेंगे। तो ये भी एक तरीके से रेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से कोई चीज़ में पट्टेदार है, और पट्टेदार अपने भूमि स्वामी को कोई पैसे के बदले में पैसा देता है या कोई वस्तु देता है, किसके बदले में, उस भूमि का उपयोग करने के बदले में। या फिर कोई सरकारी पट्टेदार है तो सरकार को कोई टैक्स देता है, उसके बदले में पैसा देता है या कोई भी चीज़ देता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, लगान कहलाएगा। ऐसा हमें डेफिनेशन मिलता है 21T सेक्शन वाइज कीजिए। देखिए, लगान से अभिप्रेत है वह कुछ भी जो, नंबर 1, पट्टेदार द्वारा अपने भूमि स्वामी को उसके द्वारा ऐसे भूमि स्वामी से धारित भूमि के उपयोग का अधिभोग के मध्य धन या वस्तु के रूप में संदत्त किया जाता है या देय है, तो वो क्या कहलाएगा, लगान कहलाएगा। दूसरा, सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को उस भूमि के, जो कि सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई है, उपयोग या उपभोग के मध्य धन या वस्तु के रूप में संदत्त किया जाता है, देय है, तो वो क्या कहलाएगा, लगान कहलाएगा। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट डेफिनेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर। 21U हमें रेवेन्यू ऑफिसर बताता है, यानी राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व अधिकारी की कोई हमने डेफिनेशन नहीं दी, हमने सिर्फ ये बताया सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो अधिकारी हमने नियुक्त किए हैं, अपॉइंट किए हैं, वो सारे अधिकारी क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएंगे। तो रेवेन्यू ऑफिसर कौन कौन से हैं? सेक्शन 11 निकालिए एक बार। सेक्शन 11 में हमने 19 अधिकारियों को रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में मान्यता दे रखी है इस एक्ट के अंदर, इस कोड के अंदर बेसिकली। और सेक्शन 11 हमें वो बताते हैं कि हमने जो अधिकारी बताए हैं इसमें, वो सारे अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएंगे। तो आप एक बार देखिए क्या 19 अधिकारी दिए हैं इसके अंदर। आपको ये भी याद रखना है कि सेक्शन 11 में कितने अधिकारी हैं, 19 अधिकारी हैं, आपको ये याद रखना है। बाद में हम इनके नाम भी याद करेंगे, आपको करना पड़ेंगे, और उसके साथ साथ इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ होती है वो सारी चीज़ हम देखेंगे अभी आगे चल के। सिर्फ अभी तो याद रखना है सेक्शन 11 में क्या दे रखा है, ठीक है। 21U में रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन है। रेवेन्यू ऑफिसर 21U में डेफिनेशन के साथ साथ 11 आपको याद रखना है। 11 में आपसे क्वेश्चन बनता है कि रेवेन्यू ऑफिसर से क्या समझते हैं, इनकी नियुक्ति के बारे में बताइए। तो ये सारे प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन हमें मिलती है 21V, रेवेन्यू ईयर। रेवेन्यू ईयर को हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट से पहले जो होता था 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता था और 30 सितंबर तक चलता था, ठीक है। 21V1 निकालिए। 21V1 बताता है सेक्टर। सेक्टर से क्या तात्पर्य है? सेक्टर की डेफिनेशन 21V1 में है। सेक्शन वाइज कीजिए इस डेफिनेशन को। और ये क्या बताती है, सेक्टर से क्या तात्पर्य है? सेक्टर से तात्पर्य है कि नगरीय क्षेत्र में जो भी एरिया, कोई पर्टिकुलर भूमि का कोई क्षेत्र हमने उसके संबंध में बनाया और उसको सेक्टर के रूप में मान्यता दे रखी है, तो सेक्टर कहलाएगा। हम देखते हैं ना, जब हम किसी बड़ी सिटी में जाते हैं बोलते हैं सेक्टर 18, ये सेक्टर नंबर इतना है, सेक्टर नंबर इतना है, ऐसा हम बनाते हैं। तो क्या करते हैं, पहचान सुनिश्चित करने के लिए पर्टिकुलर लैंड को, पर्टिकुलर जगह को हम सेक्टर में डिवाइडेड कर देते हैं। तो वो हमेशा ही नगरीय क्षेत्र में होता है, इनको अर्बन एरिया में होता है, ऐसा याद रखना है। जैसे कि हमने उसके संबंध में पढ़ा था ना, जो आबादी भूमि होती है नगरीय क्षेत्र में होती है, ग्राम होते हैं वो भी नगरीय क्षेत्र में होते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसको याद रखना है कि जो सेक्टर होगा वो नगरीय क्षेत्र में होगा। तो देखिए 21V1, सेक्टर से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र में भूमि का कोई भूभाग जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन सेक्टर के रूप में वर्जित या मान्य किया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो सेक्टर होता है वो कौन से एरिया में होता है, नगरीय क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में, ये दोनों में? तो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि ये ओनली अर्बन एरिया में होगा, नॉन अर्बन एरिया में नहीं होता है। समझ में आ गया यहाँ तक?
21B2 को भी सेक्शन वाइज कीजिए। ये बोलता है सेवा भूमि। अब नाम से ही हमें समझ में आता है सर्विस लैंड, यानी कि सेवा करने के बदले में जो भूमि मिलती है वो सेवा भूमि कहलाती है। अब सेवा भूमि क्या पहले चलती थी? अभी चलती है ऐसी कोई भूमि? पहले तो हम सुनते थे कि राजा की कोई सेवा करता है, खास व्यक्ति है, उसने राजा ने अपनी सेवा के बदले में उसको भूमि दे दी तो वो सेवा भूमि है। लेकिन क्या आज भी ऐसा होता है? हाँ, आज भी ऐसा होता है। एक प्रोविजन हमें मिलता है सेक्शन 230 कोटवार की अपॉइंटमेंट सेक्शन 230 में होती है। 230 निकालिए एक बार, उसके बाद हम देखेंगे इसको क्या दिया है इसमें सिंपल सा दे रखा है कि कोटवार को सेवा करने के बदले में जो भूमि दी जाती है वो सेवा भूमि कहलाती है। 230 निकालिए। क्या 230 में कोटवार के बारे में हमें प्रोविजन मिलता है, और ये प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मिला सभी को कोटवार? देखिए, गांव के संबंध में 2 ऑफिसर होते हैं, एक होता है पटेल, एक होता है कोटवार। पटेल और कोटवार दोनों ये ऑफिसर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को अपने गांव की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में गांव में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कोई रेवेन्यू की चोरी तो नहीं कर रहा, कोई लैंड को जो गवर्नमेंट लैंड पड़ी है उसको अतिक्रमण तो नहीं कर रहा, उन पर कोई कब्जा तो नहीं कर रहा, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लैंड के संबंध में पता होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को नुकसान तो नहीं कर रहा। अब गवर्नमेंट कैसे देखे? उनने अपने क्या किए, पटेल नियुक्त कर दिए, उनने अपने कोटवार नियुक्त कर दिए, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर जाके उनकी जानकारी देने का काम करते हैं। तो ऐसा ही कोटवार के बारे में हमने बता रखा है। तो जो पटेल होते हैं, कोटवार जो होते हैं, सॉरी, कोटवारों को जो काम करने के बदले में जो भूमि उनको दी जाती है, उनको कुछ भूमि लैंड दी जाती है जिन पर वो अपनी खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उससे अपना कुछ पैसा निकालते हैं, वो उनको मिलता है। उसके अलावा कुछ पैसा भी मिलता है। तो उनको जो भूमि दी जाती है वो क्या कहलाती है, सेवा भूमि कहलाती है। वापस आ जाइए 21B2 सेवा भूमि। सेवा भूमि क्या बोलता है, ये हमेशा नगरेतर क्षेत्र में होगी, नॉन अर्बन एरिया में रहेगा हमेशा, इस चीज़ को याद रखना है। सेवा भूमि से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र में ऐसी भूमि जो किसी कोटवार को उसकी पदावधि के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए दी गई हो। ठीक है, तो कृषि प्रयोजन के लिए जो भूमि दी जाती है वो क्या कहलाती है, सेवा भूमि। जी, अब नहीं सुनते, पहले हम सुनते थे। पहले बोलते ना, किसी व्यक्ति को पटेल साहब बोलते होंगे, आपने सुना होगा। क्या उसका सरनाम पटेल होता था? नहीं, वो वहाँ का पटेल हुआ करता था। इसलिए अब भी होते हैं, लेकिन अब हमें इस तरीके से पता नहीं चलता ये पटेल है। अब उनकी क्या है, हमने बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब क्या है, और भी अधिकारी हमने बना दिए। अब डिजिटलाइजेशन हो गया सब जगह। एक तरीके से गांव के चौकीदार हुआ करते थे। ठीक है, ये चौकीदारी का काम करते थे पूरे गांव की, कि गांव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको हम बोलते थे पटेल। एक तरीके से लीगली रूप से अभी भी ये रहते हैं, लीगली रूप से अभी भी लोग रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। एक्चुअली सिर्फ दिखावटी रूप में रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, किसी को पता नहीं होता। पहले हमें पता रहता था क्योंकि अधिकारी रहता था वो, लेकिन अब कोई मतलब नहीं रहा। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई कहीं ना कहीं। इन चीज़ों की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डेवलप हो गए लोग, इंसान, सोच बदल गई। पहले नहीं हुआ करता था, पहले छोटी छोटी घटनाएं हुआ करती थी, अब छोटी मोटी घटनाओं पर ध्यान कौन देता है, ये फर्क पड़ता कि नहीं। जी बताइए, किसका क्वेश्चन है? यानी कि नगरेतर क्षेत्र। एनी क्वेश्चन किसी का? चलिए, इसके बाद 2 डेफिनेशन आपको मिलेंगी, सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर। तो सबसे पहले सर्वे नंबर को हम देखते हैं एक्स में। 21X सेक्शन वाइज कीजिए। सर्वे नंबर से क्या तात्पर्य है? तो सर्वे नंबर से तात्पर्य है जब किसी भूमि को हम उसके सर्वेक्षण संख्यांक में विभाजित करते हैं, यानी कि जैसे हमने प्लॉट नंबर डाला ना, वैसे ही पर्टिकुलर भूमि पर हम सर्वेक्षण करते हैं,
उनके नंबरिंग में उसको डिवाइड करते हैं भूमि को, कि ये पर्टिकुलर भूमि सर्वे नंबर कितना है। ऐसे पूछते हैं ना लोग, आपसे पूछते होंगे जब आप सिविल का काम करते हैं या प्रॉपर्टी के संबंध में आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, पूछते हैं सर्वे नंबर कितना है आपका। तो सर्वे नंबर क्या है, ये भी एक तरीके से भूमि को सुनिश्चित करने का तरीका है, ये पर्टिकुलर भूमि किसकी है, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर का जो अंतर होता है, सर्वे नंबर नॉन अर्बन एरिया में होते हैं और प्लॉट नंबर जो होते हैं वो अर्बन एरिया में होते हैं। ऐसा एक अंतर आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको कंफर्म करके कल फिर से बताऊंगा। मुझे याद दिलाना है आपको कि ये क्वेश्चन मुझे बताना है, ठीक है। अभी मैं श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा होता है, फिर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी वही डेफिनेशन है इसकी कि जो प्लॉट नंबर की हमने 2(1) क्यू में पढ़ी, वैसे ही सर्वे नंबर होता है। तो सर्वे नंबर देखिए, डेफिनेशन हम रीड करते हैं क्या बोलता है। सर्वेक्षण संख्यांक से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में वर्जित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्यांक और जिसकी प्रविष्टि भू अभिलेखों में खसरा क्रमांक नामक सूचक संख्यांक के अधीन की गई है, जिसको हम खसरा नंबर भी बोलते हैं, उसके अधीन की जाती है। तो वो सारे क्या कहलाते हैं, सर्वे नंबर कहलाते हैं। अब सर्वे नंबर हमने बनाए, मान के चलिए हमने सर्वे नंबर बनाया एक पर्टिकुलर, एक सर्वे नंबर हमने बताया कितने पर, कि 50 एकड़ जमीन है, उसको हमने एक सर्वे नंबर दिया। दूसरी 50 एकड़ आई, उसमें हमने दूसरा नंबर दिया। तो एक 50 एकड़ में क्या एक ही व्यक्ति की भूमि रहेगी, नहीं, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनको हमने सब डिवीजन में किया, सब डिवीजन सर्वे नंबर, यानी कि सब उपखंड में बनाया, उसके और हमने टुकड़े किए, उनको जो नंबरिंग दी वो कहलाता है सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड। उसकी डेफिनेशन हमने 2(1)W में दे रखी है। समझ में आया? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम सर्वे नंबर में डालते हैं, सर्वे नंबर को भी टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको उपखंड में डालते हैं, इनके सब डिवीजन में हम तोड़ते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो उप सर्वेक्षण सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड, डेफिनेशन देखिए 2(1)W। सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड से अभिप्रेत है सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा प्रभाग जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय भू राजस्व की प्रविष्टि भू अभिलेखों में है, उन सर्वेक्षण संख्यांकों के जिनका वह प्रभाग है सूचक संख्यांक के अधीनस्थ सूचक संख्यांक के अधीन पृथक पृथक की गई है। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ आपको इनको डेफिनेशन वाइज, मतलब सेक्शन वाइज याद रखना है दोनों को। ये डेफिनेशन सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंदर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा प्री के पर्पज से। मेंस में पूछा जा सकता है डेफिनेशन क्लॉज, डेफिनेशन बताइए सर्वेक्षण संख्यांक की, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन प्री में आपको सिर्फ सेक्शन वाइज पूछा जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं, सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर का ये कहना है, जैसे कि हमने बताया सर्वेक्षण संख्या आपको समझ में आ गया, यही सर्वे नंबर समझ में आ गया ना। उसी को हमने और डिवीजन में तोड़ा, उसको हमने अलग अलग नंबरिंग और की। जैसे कि सर्वेक्षण संख्यांक है 25, 25/1, 25/2, 25/3, ऐसे हमने उनको और डिवीजन किया। कैसे? जैसे हम 50 एकड़ भूमि थी एक सर्वे नंबर में, तो 50 एकड़ की पहली जो 5 एकड़ भूमि है वो रामलाल नाम के व्यक्ति के नाम है, तो उसको हम क्या डालेंगे 25/1 किसका नाम है, रामलाल, ऐसा डाल के हम रख देंगे। दूसरा 25/2 आने वाली 2 बीघा जमीन, 2 एकड़ जमीन किसका नाम है, सुरेश के नाम है, तो सुरेश के नाम 25/2 हो गया वो। ऐसे हम जिसको हमने डिवीजन में किया तो वो क्या कहलाता है, सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर। देखिए इसका क्या कहना है, मैं एक बार फिर से आपको रीड करके बताता हूँ, संगमा रीड करता हूँ, बताता हूँ। देखिए, सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड से अभिप्रेत है सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा प्रभाग, किसका प्रभाग है, सर्वेक्षण संख्यांक का, यानी कि सर्वे नंबर का,
कोई पार्ट उसका, कौन सा, ऐसा प्रभाग जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय भू राजस्व की प्रविष्टि भू अभिलेखों में उन सर्वेक्षण संख्यांकों के जिनका वह भाग है सूचक संख्यांक के अधीनस्थ सूचक संख्यांक के अधीन पृथक पृथक की गई है। कैसा, यानी कि जो जिसका वो पार्ट था सर्वे नंबर का, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, उसको भी हमने डिवाइड किया है अलग अलग लोगों के नाम से, वो क्या कहलाएगा, उपखंड कहलाएगा सर्वेक्षण संख्यांक। बात तो वही लिखी है, सूचक संख्यांक लिख दिया वो बार बार, लेकिन कहना वही है उनका। जब भी डेफिनेशन समझ में ना तोड़ के पढ़ना चाहिए आपको, तोड़ के आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसमें क्या हमने दो चीज बना दी, इसके वजह से थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो, क्षेत्रफल और देय भू राजस्व। तो हम नंबरिंग क्यों करते हैं, हम नंबरिंग तो इसीलिए कर रहे हैं जिससे हम टैक्स ले सकें, किस व्यक्ति से कितना लेना है। बेसिकली उद्देश्य तो वही है ना एमपीआरसी का, कि किस व्यक्ति से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वही तो डिसाइड करना है कि भैया तेरे नाम 5 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ के हिसाब से दे, जिसके पास 2 एकड़ है 2 एकड़ के हिसाब से देगा, वो क्यों 5 एकड़ के हिसाब से दे। इसलिए हम डिसाइड करते हैं, उसी के लिए हमने नंबरिंग की। समझ में आ गया, इस तरीके से। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल, ये क्या करते हैं, एक तरीके से आपको बताऊं, ये जाल जैसा बिछाते हैं। एक पहला कॉलम बनाया, नक्शे में ऐसा होता है, कॉलम बनाया, उसमें नंबरिंग डाली कि ये सर्वे नंबर कितना है 20 को फिर हमने टुकड़ों में तोड़ा, 25 उसमें घर बने, 25 घरों में उनमें नाम लिखा है कि ये पर्टिकुलर घर इस व्यक्ति का, ये पर्टिकुलर इस व्यक्ति, इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, ऐसे हम नंबरिंग करते हैं जी। चलिए मैं प्रयास करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन निकालिए, भूधारी। भूधारी टेनर होल्डर, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिकली। 21Z में भूधारी की डेफिनेशन है, वो बताता है राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला व्यक्ति, जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है वो क्या कहलाता है, टेनर होल्डर कहलाता है। और इसके साथ साथ जो भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाता है वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है, टेनर होल्डर कहलाता है। ऐसा हमें डेफिनेशन मिलती है 2Z की डेफिनेशन को सेक्शन वाइज कीजिए। देखिए, भूधारी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और इस संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाता है। तो सेक्शन 158 हमने इसके संबंध में पढ़ी थी, आपको याद आ रहा हो कि 158 में हमने पढ़ा था कि सारे जितनी भी हैसियतों में भूमि धारण करते थे लोग, हमने ये एक्ट बनाकर सभी को भूमि स्वामी घोषित कर दिया 158 के अकॉर्डिंग। तो वो भूमि स्वामी क्या कहलाएंगे, टेनर होल्डर कहलाएंगे। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है 21Z1, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेक्शन वाइज कीजिए पहली बात तो। दूसरी चीज, इसमें हमें 12 पेड़ के नाम मिलेंगे, उनके साइंटिफिक नेम भी दे रखे हैं, और ये बताते हैं इमारती लकड़ी के वृक्ष। तो ये 12 जो पेड़ हैं यही इमारती लकड़ी के वृक्ष होते हैं, इसके अलावा कोई भी जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो इमारती लकड़ी के वृक्ष नहीं कहलाएंगे, टिम्बर ट्रीज जिसको हम बोलते हैं। तो ये 12 जो नाम दिए हैं, आपको 12 नाम याद करने हैं। इनमें से ऐसा पूछा जाता है, बताइए उपरोक्त में से कौन सा टिम्बर ट्री नहीं है। अब 12 में से 3 तो दे दिए, एक नहीं दिया, अलग दे दिया। तो आपको जब तक 12 नहीं पता होंगे तो आप कैसे पता चलाएंगे कि ये कौन सा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें 12 नाम दे रखे हैं, एक बार हम रीड कर लेते हैं। इमारती लकड़ी के वृक्ष से अभिप्रेत है निम्नलिखित जाति के वृक्ष, अर्थात नंबर 1 टेक्टोना ग्रैंडिस यानी कि सागवान। दूसरा टेरोकार्पस मार्सुपियम जिसको हम बीजा बोलते हैं। तीसरा डलबेरिया लैटिफोलिया जिसको हम सीसम बोलते हैं। चौथा सोरिया रोबस्टा जिसको हम साल बोलते हैं। पांचवा तिनसा। छठवा टर्मिनेलिया टोमनटोसा एन या साल का पेड़ जिसको हम बोलते हैं साल के नाम से आप जानते हो, साज के नाम से आप जानते होंगे। एन भी बोलते हैं, साज भी बोलते हैं। तो आपसे ऑप्शन में एन या साज भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सातवां संटालम अल्बम जिसको हम चंदन बोलते हैं। आठवां
एडाइना कार्डिफोलिया हल्दू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। नौवा मिंट्रागाइना परविफ्लोरा जिसको हम मुंडी बोलते हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन का जो पेड़ होता है उसको टर्मिनेलिया अर्जुना बोलते हैं। 11वां डायस पायरस ब्लैक्सीलॉन जिसको हम तेंदू का पत्ता बोलते हैं। तेंदू का पेड़ आपने सुना होगा, तेंदू का पत्ता सुना होगा आपने, तेंदू का पत्ता बोलते हैं वो। और मेलिना अर्बोरिया यानी कि खम्हार। तो 12 पेड़ हैं, 12 पेड़ों को आपको याद रखना है। इसमें से 12 में से जो लास्ट के 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये 5 पेड़ों को हमने 2011 में इंसर्ट किया है इस डेफिनेशन के अंदर, आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको 12 के नाम याद करने हैं, आपको साइंटिफिक नेम भी याद करना, याद कर सकें। साइंटिफिक नहीं हो पाए कोई बात नहीं, कम से कम हिंदी वाले तो आपको करने हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए शीशम के पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है, तो डलवेरिया लैटिफोलिया। यदि आपको पता हुआ तो आप बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। या उल्टा पूछ लेंगे, आपको साइंटिफिक नाम दे दिया, ये पूछा जाएगा बताइए इसका हिंदी नाम क्या है, ऐसा भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो आपको प्रयास करना है कि याद कर लें, नहीं हो पाए तो कम से कम हिंदी वाले तो करना है। ये तो उस कंडीशन में बनता है क्वेश्चन इस तरीके से, जो साइंटिफिक नेम तो तब पूछे जाएंगे जब क्वेश्चन थोड़ा टफ करना हो, पेपर टफ करना हो, अदरवाइज डायरेक्टली हिंदी वाला नाम पूछा जाता है। तो 21Z1 वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज कीजिए। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? और इनको आप एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसे सागवान बीजा शीशम, साल तिनसा साज, चंदन हल्दू मुंडी, तेंदू खमार, अर्जुन तेंदू खमार। ऐसे आप ऐसे करते ना फ्लो फ्लो में बोल के 3-4 बार बोलेंगे, याद हो गए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना याद करने का तरीका है, मैंने तो ऐसे ही किया, सीक्वेंस वाइज फ्लो में पढ़ते जाइए, याद हो जाता है, ठीक है। चलिए 21Z2 हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन वाइज आपको करना है। मेंस के लिए इस पर डेफिनेशन तैयार करनी है आपको। 21Z2 स्वयं खेती करना। 21Z3 निकालिए। 21Z3 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बताता है दखल रहित भूमि यानी अनऑक्युपाइड लैंड। अनऑक्युपाइड लैंड के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिस पर किसी भी व्यक्ति का ऑक्यूपेशन नहीं है यानी कि कब्जा नहीं है, वो क्या कहलाएगी? अनऑक्युपाइड लैंड कहलाएगी। तो अनऑक्युपाइड लैंड के बारे में, दखल रहित भूमि के बारे में 21Z3 में दे रखा है। और इसमें हमें पर्टिकुलरली 4 हैसियत दे रखी हैं, आबादी या सेवा भूमि या फिर किसी भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार। इन 4 हैसियतों के अलावा कोई भूमि बचती है, वो सारी भूमि क्या कहलाएगी? दखल रहित भूमि कहलाएगी, अनऑक्युपाइड लैंड कहलाएगी। तो देखिए अनऑक्युपाइड लैंड के बारे में 21Z3। दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से या किसी भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा आधारित भूमि से भिन्न है, तो वो क्या कहलाएगी? अनऑक्युपाइड लैंड कहलाएगी। बिल्कुल होती है, जिस पर ना तो आबादी के रूप में कब्जा है, जिस पर ना तो सेवा भूमि के रूप में हमने किसी को दे रखी है, ना ही वो किसी भूमि स्वामी की है, और ना ही कोई ऐसी भूमि जो सरकारी पट्टेदार की है। तो ये बचती है भूमि, जैसे जंगल हुआ, जैसे कि पहाड़ हुए, जैसे कि गांव में बंजर भूमि पड़ी रहती है, बोलते हैं ना गवर्नमेंट की भूमि है, तो किसी और के कब्जे में तो नहीं ना, क्या कहलाती है? अनऑक्युपाइड लैंड कहलाती है। 21Z3 वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज कीजिए। 21Z4 नगरीय क्षेत्र यानी कि अर्बन एरिया और नॉन अर्बन एरिया दोनों के डेफिनेशन देता है, आपको याद रखनी चाहिए। 21Z4 में दे रखे। अर्बन एरिया कौन सा होता है? तो अर्बन एरिया वह एरिया है, वह क्षेत्र है जो नगर पालिका के संबंधित जो भी लॉ है उसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अर्बन एरिया कहलाएगा। और उसके अलावा जो क्षेत्र बचता है जिसको हमने अर्बन एरिया घोषित नहीं किया, वो क्या कहलाएगा? नॉन अर्बन एरिया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अर्बन एरिया की डेफिनेशन कहाँ है और नॉन अर्बन एरिया की डेफिनेशन कहाँ है। अंदर से आपको पढ़ना है और समझना है इसको, मेंस के पर्पस से डेफिनेशन को आपको तैयार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पूछी जा सकती है।
तो देखिए नगरीय क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगर पालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन गठित किसी नगर पालिका निगम की या किसी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र की या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है, तो क्या कहलाएगा? नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। और अभिव्यक्ति नगरीय क्षेत्र का तदनुसार लगाया जाएगा, यानी कि जो नगरीय क्षेत्र नहीं है वो क्या कहलाएगा? नगरीय क्षेत्र, नॉन अर्बन एरिया। एक बार इस डेफिनेशन को देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन हमें मिलती है 21Z5। यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं आज। चलिए, तो 21Z5 निकालिए। 21Z5 बताता है ग्राम यानी कि विलेज। अब विलेज क्या होता है? तो विलेज के बारे में हमें 3 चीजें इसके अंदर बताई हैं। 3 पॉइंट बनाकर आपको इस डेफिनेशन को याद रखना है। पहला पॉइंट बताता है नगरीय क्षेत्र का कोई ऐसा भाग या भूभाग जिसे इस कोड के द्वारा या कोड के लागू होने से पहले ग्राम के रूप में घोषित किया गया। पुराने एक्ट जो चलता था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको क्या बनाया है? ग्राम के रूप में घोषित किया है, तो क्या कहलाएगा? ग्राम कहलाएगा, विलेज कहलाएगा। पहली बात हो गई इस एक्ट के लागू होने के पहले की, उस लॉ ने इसको बोल रखा है। दूसरा आता है नगरीय क्षेत्र का कोई ऐसा अन्य भूभाग जिसको सर्वेक्षण संख्यांक में ग्राम के रूप में मान्यता मिली है, यानी कि जो सर्वे नंबर था उसमें हमने क्या बोला है? इसको ग्राम बोला है। और तीसरा, राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को यदि हमने ग्राम घोषित किया है तो क्या कहलाएगा? ग्राम कहलाएगा, विलेज कहलाएगा। ये 3 चीज आपको मिलेंगी। एक तो पुराने एक्ट ने, दूसरा नगरीय क्षेत्र में कोई ऐसा जगह है जिसको सर्वे नंबर में हमने बोला है, और तीसरा राज्य सरकार ने घोषित किया है, तो एक साथ क्या कहलाते हैं? विलेज कहलाते हैं। और अब हमें एक चीज़ और क्लियर होती है, जो ग्राम की हमने डेफिनेशन हम बात कर रहे थे, तो जो नगरीय क्षेत्र में ही हमेशा ही ग्राम होते हैं, हमने इसमें वर्ड यूज किया, ठीक है, नॉन अर्बन एरिया में। यानी कि तो सर्वे नंबर भी कहाँ होगा? सर्वे नंबर भी नॉन अर्बन एरिया में। सर्वे नंबर की अभी हम जस्ट बात कर रहे थे ना, सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर में अंतर क्या है? तो प्लॉट नंबर होते हैं अर्बन एरिया यानी कि नगरीय क्षेत्र में, और सर्वे नंबर होते हैं नॉन अर्बन एरिया यानी कि नगरीय क्षेत्र में। तो इसको देखिए, डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। 21Z5 ग्राम से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र में का कोई ऐसा भूभाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया था या उस रूप में घोषित किया गया था। तो नंबर 1 पॉइंट अपना ये बनता है। दूसरा, तथा नगरीय क्षेत्र में का कोई ऐसा भूभाग जिसे किसी डबल बार लिखा है हिंदी में, शायद मिसप्रिंट होगा, जिसे किसी भू सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया है। तो सर्वे नंबर में किसी को ग्राम के रूप में मान्यता दे रखी है नगरीय क्षेत्र में, तो क्या कहलाएगा? वो भी ग्राम कहलाएगा। और तीसरा मिलता है या जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में घोषित करेगी, वो सारी भूमि क्या कहलाती है? ग्राम कहलाती है, पर्टिकुलर लैंड। तो आपको याद रखना है 21Z5 में ग्राम की डेफिनेशन है और 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। एक बार रीड कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ओके, चलिए इसके आगे हम सेक्शन 3 से कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है